हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने नौ निश्चयवाद आज लेके मैं आया हूँ। इससे पहले हमने निश्चयवाद, संभववाद आपको उपलब्ध करा दिया है वीडियो के माध्यम से, जो परीक्षा बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo क्लासेस के पे आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विचारधारा का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इस विचारधारा का जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वह ग्रिफिथ टेलर हैं, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक 20वीं सदी का भूगोल, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था 20वीं सदी का भूगोल। उसमें उन्होंने नौ निश्चयवाद का समर्थन किया है, उसमें प्रतिपादन किया है। ठीक है, अंततः इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या नौ निश्चयवाद कहा है। इन्होंने जो नौ निश्चयवाद जो प्रतिपादित किया था, उन्होंने इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद या नौ निश्चयवाद कहा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा में संशोधन कर इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा है। तो स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे नौ निश्चयवाद से, कि रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है और या नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्तमान ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों को पूछने का। ठीक है, अर्थात उन्होंने निश्चयवाद और संभववाद का मध्य मार्ग अपनाया है। क्योंकि जो निश्चयवाद और संभववाद में जो विवाद चल रहा था, निश्चयवाद का विचारधारा कि मानव कुछ भी नहीं है, सब कुछ पर्यावरण है और पर्यावरण अपनी छाप मानव के ऊपर छोड़ता है। जबकि संभववाद में क्या था कि पर्यावरण कुछ भी नहीं है, सब कुछ मानव है और मानव पर्यावरण में अपने अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है। मगर जब ग्रिफिथ टेलर अपना नौ निश्चयवाद देते हैं तो उन्होंने इसमें कहा था कि मानव पर्यावरण के बिना अधूरा है, उससे अलग नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मानव को विकास करना है तो पर्यावरण को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से एक सिक्के के दो फली होते हैं, उसी तरह से निश्चयवाद और संभववाद दोनों हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। टेलर ने आगे कहा है कि मानव तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, तथा न ही मानव के कार्यों करने की क्षमता असीम है। आगे टेलर ने कहा है कि वास्तव में न तो प्रकृति का मानव पर पूरा नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मानव जो है प्रकृति पे पूरी विजेता नहीं है और न उसका पूरा उस पर नियंत्रण है। ठीक है, प्रकृति का। तो दोनों का सहयोग जरूरी है। बिना सहयोग के वह पर्यावरण में या अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मानव पर्यावरण का अनदेखी करता है तो पर्यावरण के बदला इतना ज़्यादा क्रूर होगा कि मानव को वह तहस नहस कर सकता है। आप देखते हैं समुद्र के किनारे या नदी घाटियों में या ज्वालामुखी क्षेत्रों में जब मानव बस जाता है, उसके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो जो प्रकृति अपना रुद्र रूप धारण करती है और मानव को मुख्य रूप से अपने आप में समाहित कर लेती है, उसका विनाश कर देती है, उसकी संरचनाओं को विनाश कर देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। दोनों का जो अगर देखा जाए तो क्रियात्मक संबंध है, एक दूसरे से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर प्रकृति को मानव से अलग किया जा सकता है तो प्रकृति का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर मानव को प्रकृति से अलग किया जाए तो मानव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे है। ठीक है, प्रकृति हेतु मानव के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। यही नौ निश्चयवाद है। ठीक है, यही नौ निश्चयवाद है। प्रकृति का मानव को प्रकृति का सहयोग करना चाहिए अगर प्रकृति करना है तो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें संशोधन भी करना है। ऐसा कोई पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ पे पेड़ भी लगाना। ऐसा नहीं कि हम पेड़ काट के छोड़ दें और वहाँ पेड़ नहीं लगाना। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली समस्याएं और भी बढ़ जाएंगे।
तो आपको ध्यान रखना है, ये था नौ निश्चयवाद। इसमें प्रकृति और मानव दोनों को महत्व दिया गया है, एक दूसरे को पूरक माना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही। आगे हम देखते हैं। टेलर ने अपनी समन्वयवादी विचारधारा में मानव प्राकृतिक संबंधों का उल्लेख किया है और कहा है कि मानव किसी देश की प्रगति को तेज मंद या बंद करने में सक्षम है। अगर यह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण निर्देशों से दूर हटकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बड़े शहर की एक ट्रैफिक नियंत्रण की भांति है जो गति को परिवर्तित कर सकता है परंतु प्रगति की दिशा को नहीं, और इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। आपके बुक में ये पॉइंट के रूप में दिया है, थोड़ा उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से और यहाँ से दोनों से मटेरियल आप प्राप्त करके अच्छे आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और आपको ज़रूर यह प्रश्न मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में कि नौ निश्चयवाद क्या है, नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, या असंभववाद नियतिवाद में से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर बताइए। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है, तो ये था नौ निश्चयवाद। ठीक है, जिसकी वकालत ग्रिफिथ टेलर ने किया था, जो अमेरिकन भूगोल वक्ता थे, और इनकी जो पुस्तक थी 20वीं सदी का भूगोल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला मैं टॉपिक पे दूसरा वीडियो में लेके आऊँगा जल्द ही। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है।